नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट जून 2025 के लिए जीके की एक नई सीरीज चला रहा हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 रहने वाला है। और पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की। अगर बात की जाए नीति आयोग की, तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता है और इस सीरीज को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर बात की जाए नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 में होती है। अगर नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर नीति आयोग की अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग की जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। तो अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो के सुमन बेरी, तो सुमन बेरी जी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। अब प्रश्न पूछने वाला प्रश्न यहाँ से बहुत सारे बना सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है। देखो वर्तमान में सुमन बेरी है, लेकिन पहले उपाध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष है इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में तो भैया सुमन बेरी है, लेकिन उपाध्यक्ष जो पहले है नीति आयोग के, जब नीति आयोग बना था 2015 में, तो इसके उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनगड़िया। देखिए नीति आयोग के सीईओ भी आपसे परीक्षा में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो नीति आयोग के जो सीईओ है यह है वी.आर. सुब्रमण्यम, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं योजना आयोग की, देखिए इसको बदल के नीति आयोग तो बनाया गया, लेकिन प्रश्न पूछने वाला देखिए एग्जाम जो टेट परीक्षा का रहता है वो अच्छे लेवल का आ रहा है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 15 मार्च 1950, ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पर योजना आयोग की बात करें तो जितनी भी पंचवर्षीय योजना है वो योजना आयोग के तहत जो है वो कार्य करती थी। ऑप्शन में यहाँ पर वित्त आयोग दिया है, फाइनेंस कमीशन दिया है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत जल्द हमारे टीजीटी टेट बैठने वाले, चाहे उसमें जेबीटी है, चाहे उसमें आपका एलटी टेट है, चाहे टीजीटी आर्ट्स टेट है, ये सभी स्ट्रीम के टेट हमारे पास बैठने वाले। तो जल्दी से जल्दी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ये बैच जो है वो 25 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो आप जल्दी से 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास टेट के लिए हैंड रिटन नोट्स और हर एक चीज़ आपके लिए जो है प्रोवाइड रहेगी। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फाइनेंस कमीशन भी ऑप्शन में दिया था, वित्त आयोग। देखिए वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि जो नीति आयोग है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी नहीं है। लेकिन फाइनेंस कमीशन जो है वो एक क्या है, संवैधानिक जो है, एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस बात को संवैधानिक निकाय है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वित्त आयोग की बात किस अनुच्छेद में की जाएगी, तो वित्त आयोग की बात अनुच्छेद नंबर 280 में की जाती है। और भारत में जो वित्त आयोग की जो स्थापना होती है वो 22 नवंबर 1951 के आसपास होती है। याद रखना 22 नवंबर 1951 के आसपास भारत में वित्त आयोग की स्थापना होती है, इस बात को आपने याद रखना है। और केसी नियोगी जो पहला वित्त आयोग जो बनाया था, प्रथम वित्त आयोग का जो गठन हुआ था, देखो स्थापना पहले हो जाती है, लेकिन जो पहला वित्त आयोग जो जिसका गठन हुआ था वो 6 अप्रैल 1952 को होता है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और केसी नियोगी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए थे वो केसी नियोगी थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग अभी कार्य कर रहा है, तो अभी 16वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है, इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया साहब है। कौन है भैया? अरविंद पनगड़िया, जिनका मैंने नाम लिया था नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में। तो ये भी आपको याद रखना है कि अरविंद पनगड़िया कौन है। तो अरविंद पनगड़िया जो है वो क्या है, वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और 16वां वित्त आयोग जो शुरू हुआ है वो 31 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ है, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पर वित्त आयोग और आपका योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर मानव अधिकार आयोग भी दिया है। अगर मानव अधिकार आयोग की से पहले हम लॉ कमीशन पढ़ लेते हैं। अगर लॉ कमीशन की बात करते हैं जिसको हम विधि आयोग कहते हैं, भाई पहला विधि आयोग जो है आज़ादी से पहले ही यहाँ पर भारत में इसकी स्थापना हो गई थी 1834 में, लॉर्ड मेकाले साहब। तो भारत में जो है वो सबसे पहले विधि आयोग लॉ कमीशन की जो स्थापना की गई थी, और फर्स्ट लॉ कमिश्नर जिसमें बने थे वो लॉर्ड मेकाले साहब थे। तो 1834 में भारत में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। और आज़ादी के बाद जो विधि आयोग की स्थापना की गई थी वो 1955 में की गई थी। तो इस बात को भी आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए हमारे ह्यूमन राइट कमीशन की, तो इसकी स्थापना 1993 के आसपास हुई थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिए, हर एक ऑप्शन को डिटेल से डिस्कस कर लिया। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज
इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो हमारा लघु संविधान है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, वो किसे जाना जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन है भारतीय संविधान का। और संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान में जब भी कोई बदलाव होता है तो उसको संविधान संशोधन के द्वारा उसमें बदलाव किया जाता है। तो 42वां जो संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है, आसान सा क्वेश्चन, कब हुआ था ये संशोधन? तो ये संशोधन जो है वो 1976, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसी संविधान संशोधन के जरिए भारत की जो प्रस्तावना है, भारत का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसमें तीन नए शब्द कौन कौन से जोड़े जाते हैं? तो समाजवादी शब्द, जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द और अखंडता, तो तीन शब्द यहाँ पर जोड़े जाते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीन शब्दों को यहाँ पर जोड़ा तो इन तीन नए शब्दों को इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भारत की प्रस्तावना में। देखिए जो भारत की प्रियम्बल है, भारत का जो प्रस्तावना है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत की जो प्रस्तावना है, बहुत बार पूछा गया है, उसको यूएसए से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की जो भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया देश से, ऑस्ट्रेलिया से ली है प्रस्तावना की भाषा। और जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया है? तो प्रस्तावना को यूएसए से लिया है। सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के लिए एक एक बात इंपॉर्टेंट है। और भारत का जो ये 42वां संविधान संशोधन था, ये इंदिरा गांधी के समय आया था, इसीलिए इसे इंदिरा गांधी का संविधान भी कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि इंदिरा गांधी के संविधान के नाम से कौन सा संशोधन जाना जाता है? तो वो है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन में 44वां संविधान संशोधन भी दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? तो ये ठीक 2 साल बाद 1978 में हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1978 में होता है। और इसी संविधान संशोधन के तहत देखिए, जो पहले जो मौलिक अधिकार 7 होते थे, एक मौलिक अधिकार, और वो कौन सा मौलिक अधिकार था? संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो संपत्ति का, राइट टू प्रॉपर्टी जो एक्ट था, तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया जाता है और संपत्ति के जो मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार जो है या विधिक अधिकार बनाया जाता है और उसको 300 के 1 में डाला जाता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको हटा दिया किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978। और इसको जो पारित किया था वो जनता पार्टी, मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार के द्वारा 44वें संविधान संशोधन को पारित किया गया था। उसी प्रकार 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1982 में हुआ था। और अगर मैं संविधान संशोधन की बात करता हूँ भाई, संविधान संशोधन की बात जो है वो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। किस अनुच्छेद में ये जिक्र किया गया है? तो भैया अनुच्छेद नंबर 368। अनुच्छेद नंबर 368 बात करता है संविधान में संशोधन। और दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वहाँ से, या आर्टिकल नंबर 368 की अगर मैं बात करता हूँ, तो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वहाँ से जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ली गई है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन हर एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यात्री इब्न बतूता भारत में किस देश से आया था? देखिए अगर बात की जाए इब्न बतूता की, जो इब्न बतूता है वो किस देश में भारत से आया था? तो अगर इब्न बतूता की बात करें तो ये मोरक्को से भारत में आया था। कब ये भारत आए थे? तो 1333। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। 1333 के आसपास जो है वो मोरक्को से, जो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को के यात्री थे, भारत आए थे। जब इब्न बतूता भारत आए थे तो भारत में उस समय किसका जो है वो शासनकाल था? तो उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी आपको याद रखना है, किसका शासनकाल था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। और इब्न बतूता की अगर बात करें तो इनके द्वारा एक किताब लिखी जाती है, किताब उल रिहिला। याद रखना है कौन सी किताब? किताब उल रिहिला। तो ये भी आपको याद रखना है कि किताब उल रिहिला जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी जाती है। कभी कभार परीक्षा में खाली रिहिला भी आता है, तो रिहिला या किताब उल रिहिला जो है वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी जाती है, जो कि मोरक्को के एक यात्री थे। और इस बात को आपने याद रखना है। और इन्होंने जो ये किताब उल रिहिला है वो किस भाषा में लिखी थी? तो अरबी भाषा में। ये भी आपको याद रखना है, अरबी भाषा में आपने ये जो इन्होंने बुक लिखी थी इब्न बतूता ने। उसी प्रकार और भी बहुत सारे यात्री आए थे, उनके बारे में भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुएनसांग किस देश से आए थे? तो हुएनसांग एक चीनी यात्री थे और ये किसके शासनकाल के समय भारत आए थे? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो हुएनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल के समय भारत आते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं हर्षवर्धन की बात करता हूँ, ये 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। शताब्दी भी पूछी जा सकती है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, एक बुक की रचना की थी जिसका नाम था सी यू की। तो सी यू की जो ये ग्रंथ है ये नालंदा विश्वविद्यालय के
का जो इसमें उल्लेख किया गया है सीयू की में, और ये जो बुक है, ये जो ग्रंथ है, इसकी जो रचना की थी सीयू की वो हुएन सांग के द्वारा की गई थी। उसी प्रकार मार्को पोलो, भाई मार्को पोलो के बारे में तो आपने सुना होगा। मार्को पोलो एक इटली, कहाँ का नाविक था, इटली का एक यात्री था मार्को पोलो। इनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बन सकते हैं। देखिए मार्को पोलो इटली के थे। फाहियान, अगर मैं फाहियान की बात करता हूँ, फाहियान भी एक विदेशी यात्री थे और कहाँ से आए थे, चीन से आए थे। हुएनसांग भी चीन से आए थे और फाहियान भी चीन से आए थे। लेकिन फाहियान जो आपके हुएनसांग है वो तो हर्षवर्धन के शासनकाल के समय भारत आए थे। लेकिन अगर बात की जाए फाहियान की, भाई फाहियान साहब किसके शासनकाल के समय भारत आए थे, तो अगर फाहियान की बात करें तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना है मित्रों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय फाहियान जो है वो भारत आए थे। जी अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया। अगर बात करते हैं गौतम बुद्ध की, और गौतम बुद्ध ने जो है वो धर्मचक्र मुद्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस मुद्रा में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, और उपदेश कहाँ पे दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारनाथ में। सारनाथ में जो है वो गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था। और किस मुद्रा में दिया था, तो एक धर्मचक्र मुद्रा थी। इस मुद्रा में जो इनके द्वारा क्या दिया गया था, अपना प्रथम उपदेश दिया गया था। अगर मैं गौतम बुद्ध की बात करता हूँ, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। याद रखना, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, इस बात को आपने याद रखना है। इनके पिता की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके पिता का जो नाम था वो शुद्धोदन था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, इस बात को आपने याद रखना। और इनकी माता का नाम महामाया था। लेकिन क्या होता है, और बचपन का नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया और बचपन का नाम सिद्धार्थ। लेकिन क्या होता है, बहुत बार ये सारे नाम टेट परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, बेसिक ये क्वेश्चन रहते हैं। इनकी जो असली माँ होती है, उनका जो है वो 7 दिनों के बाद देहांत हो जाता है। और इनका जो पालन पोषण करता है वो इनकी जो मुँह बोली माँ, इनकी जो मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ये भी आपको याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। तो इनका जो पालन पोषण करते हैं वो प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, इस बात को आपने याद रखना है। इनको अगर ज्ञान की प्राप्ति की बात करें, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बिहार के बोधगया में हुई थी, जहाँ का नाम पहले गया था। और जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वहाँ का जो नाम है वो बोधगया पड़ जाता है, इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए बिहार के कहाँ पर हुई थी, तो बिहार का एक बोधि वृक्ष, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। निरंजना नंदी, पीपल का वृक्ष, या इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी कभार बोधि वृक्ष होता है, कभी कभार नॉर्मल दिया होता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है, तो शाक्य मुनि के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। अब किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में। तो इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। और इनके जो प्रथम गुरु माने जाते हैं गौतम बुद्ध के, वो माने जाते हैं अलार कलाम। क्वेश्चन कहीं से भी टांग कहीं से भी खींचेगा, हम आपको दिक्कत आने वाले नहीं देंगे। अगर आप ये वीडियोस लगातार देख रहे हो ना, चाहे आप हमारे बैच भी ज्वाइन नहीं करोगे और आपकी तैयारी खुद की भी बहुत अच्छी है, तो यहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा, लेकिन बैच को ज्वाइन करने से वहाँ पर फीस मात्र जो है हमारे बैच की रहती है वो हमेशा 499, और हमेशा ही 499 ये फीस रहने वाली है। बहुत ही कम फीस है भैया। इस फीस में जो है आप जो है रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेज आपको हम देने वाले हैं, जो कि 25 जनवरी से हमारी, चाहे टीजीटी नॉन मेडिकल है, टीजीटी टेट आर्ट्स है, टीजीटी टेट जेबीटी है, और कमीशन का बैच हमारा अभी चल रहा है, तो उसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, इनकी मृत्यु के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनकी मृत्यु जो है वो 480 ईसा पूर्व में होती है, इस बात को आपने याद रखना है, 483 ईसा पूर्व में। तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की अवस्था में। अगर इनकी मृत्यु कहाँ होती है, कुशीनगर। देखो जो इनका जन्म है वो तो नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, लेकिन भैया इनकी जो मृत्यु होती है वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में होती है। इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 4 संगीतियाँ बुलाई जाती है, जो कि टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जा रही है। तो आपने याद रखना है कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, पहली जो संगीति होती मतलब कि मीटिंग टाइप, तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में हुई थी, जो कि बिहार में, याद रखना सप्तपर्णी गुफा राजगिरी। दूसरी जो बौद्ध संगीति होती है वो कहाँ पे होती है, तो और जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल के समय, तो अजात शत्रु। सप्तपर्णी गुफा राजगिरी अजात शत्रु का शासनकाल था। दूसरी, अगर दूसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी।
कालाशोक का शासनकाल था उसके समय हुई थी। अगर तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है, किसके शासनकाल के समय? अशोक के शासनकाल के समय। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो अशोक के शासनकाल के समय तीसरी बौद्ध संगीति होती है। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और किसके शासनकाल के समय हुई थी? कनिष्क के शासनकाल के समय। तो ये भी आपको याद रखना, कनिष्क के शासनकाल के समय कुंडलवन वाली हुई थी, अशोक के शासनकाल के समय पाटलिपुत्रम वाली बौद्ध संगीति हुई थी, कालाशोक के जो शासनकाल के समय वो वैशाली वाली हुई थी, और अजातशत्रु के शासनकाल के समय राजगिरी वाली हुई थी। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म, जहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ। अगर प्रथम हूण आक्रमण की बात करते हैं, देखिए हूणों का यहाँ पर बहुत वर्चस्व था, और इनका जो प्रथम हूण आक्रमण जो हुआ था वो 458 AD में हुआ था, 458 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। जब हूणों ने अपना प्रथम आक्रमण किया तो भारत में किसका शासनकाल था? तो भारत में जो है उस समय स्कंदगुप्त का शासनकाल था, 460 के आसपास। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। देखिए अगर बात की जाए यहाँ से गुप्त वंश की, देखिए स्कंदगुप्त एक गुप्त वंश के शासक थे, इस बात को आपने याद रखना है। समुद्रगुप्त भी एक गुप्त वंश के शासक थे जो कि बहुत शक्तिशाली थे, जिनको V.A. स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। लेकिन अगर गुप्त वंश की मैं बात करता हूँ तो गुप्त वंश की जो स्थापना है, क्योंकि हम इसके बारे में आगे ही पढ़ेंगे जब गुप्त वंश से कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपने याद रखना है गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी, और विष्णुगुप्त तृतीय इसके अंतिम शासक माने जाता है गुप्त वंश के। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन मुझे नजर आ रही है इस वीडियो। क्वेश्चन बोल रहा है कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था। अगर बात की जाए कि जो जब अकबर का शासनकाल भारत में था तो उस समय राजस्व जो व्यवस्था भारत की थी तो उसका जो प्रमुख था वो कौन था? तो वो था भैया राजा टोडरमल है। आपको याद रखना है ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो राजा टोडरमल थे वो अकबर के क्या थे? तो वो अकबर के जो है वो राजस्व एक प्रवर्तक थे, राजस्व मंत्री थे। बहुत बार ये सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर मैं अकबर के समय ही नवरत्न होते थे, और नवरत्नों में टोडरमल भी आया करते थे। तो 9 रत्न जो अकबर के थे, आपने ध्यान से सुनना है कौन कौन थे। तो बीरबल इसका एक नवरत्नों में आता है, मियाँ तानसेन, आपका अबुल फजल, फेजी, राजा मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर हुमाम, अब्दुल रहीम खाना। तो आपने ये याद रखना है भैया, बीरबल हो गया, आपका मियाँ हो गया, मियाँ तानसेन होगा, अबुल फजल हो गया, फेजी हो गया, आपका राजा मानसिंह हो गया, राजा टोडरमल हो गया, मियाँ मुल्ला दो प्याजा हो गया, फ़कीर अजियाउद्दीन हो गया, अब्दुल रहीम खाना हो गया। तो ये सारे के सारे जो इसके नवरत्नों में आते थे। अगर अकबर की बात करें, देखिए अकबर जो है वो मुगल वंश का एक ऐसा शासक था जो कि अनपढ़ था। ये सीधा क्वेश्चन आता है कि जो मुगल वंश का ऐसा शासक जो भैया अनपढ़ था, जिसने जो है वो क्या है पढ़ाई नहीं की थी, अनपढ़ था, मतलब कि बाकी तो सब कुछ सही था लेकिन ये अनपढ़ था, इसको पढ़ने का ज्ञान ज़्यादा नहीं था, तो वो भी अकबर था। अकबर की अगर बात करें, अकबर के द्वारा जो है वो, देखिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखा है और उस ट्रिक का नाम है दातीज। अकबर के द्वारा इन तीनों ही प्रथा को खत्म किया गया था। दा से होगा दास प्रथा, दास प्रथा को इसने खत्म किया था 1562 में। और ती से होगा तीर्थ यात्रा कर को खत्म किया था इसने 1563 में। और जजिया कर, जौ से जजिया कर, इसको 1564 में इसने समाप्त किया था। एक ट्रिक आपको लगाना है अकबर से रिलेटेड, जब भी क्वेश्चन आएंगे क्या क्या इसने किया था, तो दातीज एक ट्रिक लगाएंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बनेंगे। दा से बोलेंगे दास प्रथा का अंत 1562 में, ती से तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, और 1564 में जो अकबर के द्वारा वो जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। तो अकबर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा? तो 1582 में इसके द्वारा ही दीन इलाही की स्थापना की गई थी। अकबर के द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध इसने लड़ा था महाराणा प्रताप के साथ। कब लड़ा था? 18 जून 1576। याद रखना भैया, 18 जून 1576 के आसपास इसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुजरात पर विजय पाई थी इसने 1572 में, ये भी पूछा जाता है। और अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया। फतेहपुर सीकरी में ये बुलंद दरवाज़ा है, और फतेहपुर सीकरी भी जो है उसका निर्माण भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। इलाहाबाद का किला है, चाहे अजमेर का किला है, पंचमहल है, और इबादत खाना है। इबादत खाना, पंचमहल, इलाहाबाद का किला और अजमेर किला, ये इन सभी का जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा करवाया गया था। देखिए अगर मैं मुगल सल्तनत की बात करता हूँ, अकबर का जो शासनकाल था वो तो 1556 से 1605 तक था। शासनकाल भी बहुत बार पूछा जाता है, तो शासनकाल भी आपने याद रखना है
1556 से 1605 इसका शासनकाल था, इस बात को भी आप याद रखें। देखिए जो पानीपत की पहली लड़ाई होती है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और हेमू के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी। भाई इब्राहिम लोदी कौन था और बाबर कौन था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है, पहले तो आपने यह बात याद रखना है। अब इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में हार होती है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, इस बात को आपने याद रखना है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है, और बाबर जो है इस युद्ध को जीतने के बाद भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखता है। हालांकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, फिर हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद बाबर आता है, बाबर के बाद जहांगीर आता है। जहांगीर को आप सलीम के नाम से जानते हैं। इसका जो शासनकाल था जहांगीर का वो 1605 से 1627 माना जाता है। चित्रकारी का इनको काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि हम हर एक वीडियो को 20 मिनट की ही बनाते हैं, 20 से ज़्यादा मिनट की हम इन वीडियो को बनाएगी भी नहीं। और पानीपत का दूसरा युद्ध आप जरूर याद रखें, क्योंकि अकबर के बारे में मैं बताना चाह रहा था। तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा था, जिसमें हेमू की हार हुई थी, हेमू के गर्दन को ही काट दिया गया था अकबर के द्वारा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव।